गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बीटीसी प्रशिक्षु जो है 4th सेमेस्टर, उनकी तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। अब लास्ट टाइम आ गया है तो इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम बहुत जल्दी से कवर करेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बच पाए। और स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा आपका, और इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम आपको जल्द से ही एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम आपको अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए ग्रामेटिकल पोर्शन के, ग्रामर के, उसकी सभी की एक मैराथन क्लास के अंदर उसमें जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं और साथ में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं टफ से टफ, हम उसका एक मैराथन क्लास ले लेंगे, जिससे कि आपकी सभी टॉपिक्स उसमें क्लियर हो जाए। तब तक आप जितने भी टॉपिक्स अभी तक कराए हैं तो एक बार उनकी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको रूल्स याद रहे कि कौन सा रूल कहाँ पर यूज हो रहा है, ताकि आप जब भी उस सेंटेंस को देखें तो आप जल्द से जल्द उस सेंटेंस को सोल्व कर पाए। ठीक है, चलो इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आज का सेशन ये स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस के 3 टाइप्स बताए थे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में मैंने बहुत डीपली से बताया कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। इनकी पहचान करने के तरीके भी बताए थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब कुछ बता दिया था। जिसने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो, पार्ट नंबर 1 क्लास 6, तो अभी जाइए और उसको वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो हमने लास्ट में जो कवर किया था वो किया था सिंपल टू कंपाउंड। तो हमने जो चेंजेस पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल टू कंपाउंड। अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 में पढ़ेंगे हम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब जब भी कोई सेंटेंस हमको सिंपल फॉर्म में मिलेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगी और प्लस एक फाइनाइट वर्ब होगी, ये तो होता है सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक तो होगी इंडिपेंडेंट क्लोज, प्लस उसके बीच में फिर क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी, और फिर एक आएगी डिपेंडेंट क्लोज। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और एक से ज़्यादा क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज, और वो जुड़ी रहती है किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने इससे पहले वीडियो में बता दी थी कि कौन कौन सी कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। ठीक है, तो अब सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते वक्त हम 3 क्लॉजेज के थ्रू हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम यूज करेंगे नाउन क्लोज। मतलब नाउन क्लोज के थ्रू हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 होता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट क्या होती है, एडवर्ब क्लोज। तीसरी होती है एडवर्ब क्लोज, जिसके थ्रू हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब इस पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा कि ये नाउन क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, या एडवर्ब क्लोज क्या होती है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आपको सिर्फ समझना है कि हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो अब हम सबसे पहले उस पे चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे बाय यूजिंग नाउन क्लोज। बाय यूजिंग नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के थ्रू, नाउन क्लोज का यूज करके हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसी टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जब भी हम भाई सिंपल सेंटेंस से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगी, मतलब लिंकर यूज होंगे। तो इसमें कौन कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमको यूज करनी होगी। सबसे पहले हम इसमें एक तो दैट यूज करेंगे।
उसके बाद वॉट यूज़ करेंगे, हु या हुम यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, व्हेन, ठीक है, हाउ, ये मोस्टली ये कंजंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे, व्हेन, वेयर, हाउ। अब ये देखिए जो ये हु और हुम होता है ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, ये हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। मतलब कभी भी किसी पर्सन की बात आएगी, किसी भी पर्सन की बात आएगी तो उसके लिए हमेशा हु और हुम यूज़ करते हैं। और वेयर मतलब कहाँ मतलब प्लेस, मतलब जब कभी भी किसी प्लेस की बात होगी, स्थान की बात होगी तो वहाँ पे वेयर करेंगे। व्हेन क्या होता है, व्हेन होता है कब का मतलब क्या होता है, टाइम, भाई टाइम की बात करेंगे तब। और हाउ किसी मैनर के लिए, मतलब किसी भी मैनर के लिए हम बेसिकली क्या, ये होता है लिंकर का मतलब होता है जिसके थ्रू हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये लिंकर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। भाई इसके कुछ रूल्स होंगे, अब वे रूल्स पढ़ते हैं और उसके बाद इसके सेंटेंसेस करेंगे और चेंज करेंगे। तो रूल नंबर वन क्या कहता है कि कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी या तो कन्फेस्ड मतलब क्या होता है, कबूल करना, या एडमिटेड का भी मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, या एक्सेप्टेड मतलब ये 3 वर्ब दिखिए आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर। यदि आपको कन्फेस्ड कबूल करना, एडमिटेड स्वीकार करना और एक्सेप्टेड भी स्वीकार करना, ये आपको इनमें से कोई सी भी यदि आपको वर्ब दिख रही है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए हम क्या करेंगे, हम कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट। तो हम हमेशा दैट यूज करेंगे। और एक चीज इसमें हमेशा कोई नाउन आएगा लास्ट में, जब मैं सेंटेंस लिखूंगा कोई नाउन आएगा तो उस नाउन को हमेशा एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं ये होता क्या है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, क्या, हिज फॉल्ट मतलब अपना फॉल्ट क्या होता है, अपराध, या गिल्ट लिख लीजिए, इसको एक काम करिए, गिल्ट लिख लीजिए, अपराध। तो ये क्या होगा, हिज गिल्ट मतलब उसने क्या किया, अपना अपराध स्वीकार किया या कन्फेस किया, कबूल किया। अब ये देखिए, अब जो ये गिल्ट है, गिल्ट क्या है, मैंने बताया ना, गिल्ट है एक नाउन, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस में इस नाउन को अब हमें एडजेक्टिव बनाना है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमको वर्ब मिली है कन्फेस्ड। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कन्फेस्ड, एडमिटेड या एक्सेप्टेड दिया हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट। तो हम क्या इसको जब चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, ही, फिर वर्ब लिखेंगे। भाई किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ही कन्फेस्ड, फिर लिखेंगे दैट, क्यों दैट यूज करेंगे, दैट यूज करने के बाद ही लगाएंगे, क्यों सब्जेक्ट तो क्या होता है, ही है, इसमें सब्जेक्ट ही दिया है, तो ही कन्फेस्ड दैट, ही लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बताया, नाउन का क्या बनाना, एडजेक्टिव। तो नाउन का एडजेक्टिव जब हम बनाएंगे तो गिल्ट का एडजेक्टिव क्या होता है, गिल्टी। तो अब मैंने एक चीज बताई थी कल आपको, कभी भी यदि किसी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट दे दे और एक एडजेक्टिव दे दे तो उनके बीच में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म आएगी। और बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, आर या एम, वॉज या वर। अब ये वॉज या वर या इज, आर, एम किस पर डिपेंड करता है, जो सेंटेंस दिया हुआ है। जिसमें सेंटेंस दिया होगा, मान लो ये प्रेजेंट में दिया होता, कन्फेस होता या कन्फेसेस होता, तो यहाँ पे इज आ जाता,
लेकिन ये कन्फेस्ड दिया हुआ है। कन्फेस्ड का मतलब क्या है, ये किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया है। तो पास्ट में देने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, कौन सा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चेंज हो गया यूजिंग दैट। मैंने यही तो बताया, कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर मान लो ये वर्ड दिखे, ये वर्ब दिखे, कन्फेस्ड, एडमिटेड और एक्सेप्टेड, तो हमको कौन सा वर्ड यूज करना है, हमको यूज करना है दैट। ठीक है, समझ आया कैसे चेंज किया। अब इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था कि हमने कैसे चेंज किया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा ही एक्सेप्टेड इज फेलियर, हिज फेलियर, मतलब उसने अपने फेलियर को उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब ये देखिए, ये फिर एक नाउन आ गया। मैंने बताया ना कि क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है किस में। अब सबसे पहली बात, ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब आ गई एक्सेप्टेड आ गई, तो हमको कौन सा वर्ड यूज करना है, दैट। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, ही एक्सेप्टेड दैट, मतलब उसने एक्सेप्ट किया दैट। क्या, उसने अपनी फेलियर को तो एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ही हैड फेल्ड, वो फेल हुआ होगा भाई, जब फेल्ड हुआ होगा तो तभी तो उसने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए ये हो गया ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड फेल्ड। तो कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में आपको 3 ये वर्ब्स दिखे, कौन कौन सी, कन्फेस्ड, एडमिटेड एंड एक्सेप्टेड, तो उस केस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उस केस में हम वर्ड यूज करेंगे दैट। कौन सा, ये कंजंक्शन होती है, कौन सी कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैंने इधर लिखा हुआ भी है कि इसमें कौन कौन से लिंकर हम मोस्टली यूज करेंगे। और एक चीज, ज़्यादातर मोस्टली जो आपके एग्जाम जो होते हैं उसमें यही बाय यूजिंग नाउन क्लोज या एडवर्ब क्लोज, इनमें से सबसे ज़्यादा आपके जो सेंटेंस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये था रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें जो है चार रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। मान लो किसी सेंटेंस में आपको कोई बी फॉर्म दिखती है, +2 दिखेगा, या वर्ब दिखेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। ये किस चीज़ में आएगा, ये आएगा आपके सिंपल सेंटेंस में। मतलब सिंपल सेंटेंस में आपको इस तरीके का दिखेगा कि बी फॉर्म आएगी, +2 मेन है, +2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है, तो जब हम इसका क्या बनाते हैं, अब क्या चेंज कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स। तो जब हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन, दैट यूज करेंगे। और इसके साथ एक और आपको बता देता हूं, हमेशा जो फिक्स रहेगा, फिक्स का मतलब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास एक पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो इसमें हम हमेशा विल या वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हमेशा। मतलब कभी भी आपको किसी सेंटेंस के बीच में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी और उसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम उसमें एक तो दैट लगाएंगे कंजंक्शन, और सब्जेक्ट के साथ या तो विल लगाएंगे या वुड लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस हुआ तो विल लगा देंगे, और पास्ट टेंस हुआ तो वुड लगा देंगे। ठीक है, और एक चीज, इस टाइप का सेंटेंस यदि आ जाता है तो इस सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, इसकी जो शुरुआत होगी वो हमेशा इट से होगी। मतलब इट हमको इसमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है हम इसमें इट। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जाम्पल से समझ आएगा कि ये 2 क्या है और ये क्या लिखा हुआ है, ही लाइकली टू विन द मैच। मैंने क्या बताया, मैंने बताया है जब भी आपको उसमें या तो 2 दिखे, मेन तो क्या है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया है
और साथ में विन, विन इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो मैंने क्या बताया, इसमें एक तो कंजंक्शन यूज करनी है, कौन सी, दैट, ठीक है, और उसमें इस सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, इट से, तो इट, उसके बाद लाइकली, ठीक है, और सेंटेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसकी बी फॉर्म क्या होगी, इज, तो इट इज लाइकली। अब ये टू है तो इसको तो हमको हटाना है, तो कौन सी कंजंक्शन बताई मैंने, दैट, इट इज लाइकली दैट। इसमें सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है, ही की, तो अब सब्जेक्ट लगाएंगे ही के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब मैंने बताई या तो विल लगाएंगे या लगाएंगे वुड। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगाएंगे, विल, तो ही विल विन द मैच, ये आ गया सेंटेंस आपका, ठीक है। समझ आया क्या हुआ कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक तो दैट लगाना है लिंकर, और इसमें फिक्स रहेगा सब्जेक्ट के साथ या तो विल आएगा या आएगा वुड, और विल या वुड के लिए ये सेंटेंस मैंने आपको चेंज करके दिखाया, ठीक है। चलो इसी के साथ इसी रूल में एक चीज़ और आती है, रूल नंबर 2 में, मान लो आपको फिक्स, इसी में आपको मान लो किसी कारण सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको या तो सीम्स मतलब या एपियर, इसमें से कोई सी भी वर्ब दिखे, मतलब दो वर्ब होती है, देखना, एपियर मतलब दिखना, तो ये इनमें से कोई सी भी आपको वर्ब दिखेगी, ये भी उसी तरीके से होगा कि इस टाइप का जो सेंटेंस है उसकी भी स्टार्टिंग इट से ही होगी, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। ही सीम्स हैप्पी, ठीक है, ही सीम्स हैप्पी, वह हैप्पी दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है। अब इसमें सीम्स आ गया, सीम्स आ गया, तो जब ये वर्ब आई तो मैंने क्या बताया, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इट से, तो इट, उसके बाद वर्ब, जब सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब आएगी, इट सीम्स, उसके बाद क्या यूज करेंगे, दैट, दैट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गई, कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर ली, इट सीम्स दैट, ठीक है। अब आ गया ही आ गया, ही सब्जेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, हैप्पी क्या है, हैप्पी तो एक एडजेक्टिव है, खुश क्या होता है, मतलब ये एडजेक्टिव होता है। फिर वही वाली बात आ गई, जब कभी किसी सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट दे दे और इधर दे दिया एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के बीच में क्या आएगी, बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म आएगी तो इसके अकॉर्डिंग ये सीम्स है, सीम्स मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, इज, तो सेंटेंस बन गया इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी। तो ये था इसका रूल नंबर 2। तो समझ आया होगा आपको कि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 है, मान लो आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ब दिखी, कौन सी, नो, अंडरस्टैंड, लिसन, टेल, फॉरगेट एंड रिमेंबर। आपको इसमें से कोई सी भी क्या दिखी, कोई सी भी वर्ब दिखी, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस के में आपको ये वर्ब दिखेगी, और जब हम इसका क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स, जब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसको किस में क्या यूज़ करेंगे, लिंकर यूज़ करेंगे हम इसमें इसमें वोट यूज़ करेंगे। जैसे इससे पहले जब मैंने बताया कौन कौन सी कन्फेस्ड, एडमिटेड, एक्सेप्टेड बताई थी, उसमें दैट यूज़ कर रहे थे। इसी तरीके से मान लो ये नो आ गई, अंडरस्टैंड आ गई, लिसन, टेल, रिमेंबर एंड फॉरगेट, ये कोई सी भी वर्ब आपको दिखती है तो उस केस में हम लिंकर यूज़ करेंगे वोट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मैंने कहा आई डोंट नो हिज
एड्रेस, मैं उसका एड्रेस नहीं जानता हूं। ठीक है, अब इसमें कौन सी वर्ब आई, नो आ गई। जब नो आ गई तो वोट यूज करेंगे। अब ये देखिए, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हम इसको तो ऐसे ही रखेंगे, आई डोंट। ठीक है, क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, यहां तक तो सेम रहा। भाई हमको यहीं पे तो देखना है हिज एड्रेस, तो आई डोंट नो, कौन सा लिंकर यूज करना है, वोट, तो आई डोंट नो वोट। अब ये हिज एड्रेस एक पूरा क्या है, पूरा ये एक नाउन है, हिज एड्रेस, तो क्या होगा, हिज एड्रेस, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो आई डोंट नो वोट, वोट क्या लगाया मैंने, वोट लगाया मैंने लिंकर, जोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आई डोंट नो वोट हिज एड्रेस। मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे भी लिखी हुई है ऊपर, आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक होगी वर्ब। तो अब ये वोट आ गया बीच में, ये तो लिंकर हो गया, इससे पहले एक क्लोज उसके बाद दूसरी क्लोज। तो जब दूसरी क्लोज लिखी है हिज एड्रेस, मतलब सब्जेक्ट तो हमारे पास आ गया, बट हमारे पास वर्ब नहीं आई। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अब यहाँ डोंट नो है, डोंट नो का मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या बी फॉर्म की क्या आ जाएगी, इज। तो क्या आ गया, आई डोंट नो वोट हिज एड्रेस इज। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं। इसमें आपको ये जो वर्ब्स दी है इनको याद रखना है कि कैसे इनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं इसका, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल नंबर 2, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मतलब मैं यह नहीं समझता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब बिल्कुल यही है, इसमें वर्ब कौन सा आ गई, अंडरस्टैंड आ गई। अंडरस्टैंड आ गई तो क्या करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट। अब लिंकर यूज कर दिया व्हाट, उसके बाद क्या आ गया, दिस, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस। अब क्या आएगी, अब फिर वही सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, अब डोंट आ गया, डोंट आ गया तो क्या आएगी, बी फॉर्म, इज आएगी। मैं इसी सेंटेंस में एक चीज और बताता हूँ, मान लो ये यहाँ डोंट नहीं होता, ठीक है, ये डिडंट होता, मतलब डिड नॉट होता। ठीक है, क्या होता, डिडंट। इसी सेंटेंस के अंदर आपको डोंट ना दे के डिडंट दे देता। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने इज यूज किया है, भाई इज ही तो यूज किया है वर्ब, तो यहाँ पे इज ना यूज करके फिर क्या करते, फिर यूज करते हम वॉज। वॉज किस लिए यूज करते, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमारा किस में दे दिया, पास्ट फॉर्म में दे दिया। प्रेजेंट फॉर्म में देगा तो किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म देगा तो इज आर एम यूज करेंगे, और पास्ट देगा तो फिर उसमें हम वॉज या वर यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया कि हम, ये था रूल नंबर 3 जिसमें हम नाउन क्लोज के थ्रू हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमारा कवर हो गया, ये कंप्लीट हो गया बाय यूजिंग नाउन क्लोज। अब चलते हैं हम एडजेक्टिव क्लोज की तरफ, कि हम एडजेक्टिव क्लोज के थ्रू यूज करके, हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, पहली चीज इसमें भी वही, हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे, मोस्टली या तो हु या होम, एडजेक्टिव क्लोज में हु या होम यूज करेंगे सबसे ज़्यादा, या इसमें एक लिंकर और यूज होगा विच, इसमें हो जाएगा विच। विच मतलब
ये पर्सन को छोड़ के, अदर देन पर्सन, मतलब अदर देन पर्सन, पर्सन को छोड़ के, जैसे कोई भी किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सन के लिए हम विच यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इनके रूल्स की तरफ को। रूल्स क्या कहते हैं इसके रूल्स क्या कहते हैं। रूल नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, इसमें क्या होगा, हमको एक एडजेक्टिव दिया रहेगा। ठीक है, सेंटेंस के बीच में एक एडजेक्टिव दिया रहेगा और उस एडजेक्टिव को हमें पीछे लेके जाना है। किसके पीछे, जो ये हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो यूज़ करेंगे उसके बाद में यूज़ करना है उस एडजेक्टिव को। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा आई लाइक एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, मैंने क्या लिखा, आई लाइक एन इंटेलिजेंट बॉय। सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिंपल एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई लिंकर यूज करेंगे जो उधर लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हु या हुम, और उसके वो यूज करेंगे पर्सन के लिए। मैं हु और हुम के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी भी किसी सेंटेंस में मान लो हु यूज़ कर रहे हैं, हु, तो हु यदि हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एज ए सब्जेक्ट, हु ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमेशा वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब। हु के बाद हमेशा आती है वर्ब। देखने का तरीका, कई बार ऐसा होता है जो एरर्स आ जाती है, हु के बाद सब्जेक्ट दे देगा, बट हु के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उसके बाद आती है वर्ब। और जो ये हुम होता है, हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। ये डिफरेंस होता है हु और हुम में। जो हु होगा उसके बाद वर्ब आएगी और जो हुम होगा उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं हमको बनाना कैसे है। अब ये देखिए, जो ये हमको इंटेलिजेंट मतलब ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को हमको इस बॉय मतलब नाउन, ये हमारा नाउन है, हमें इस एडजेक्टिव को इस नाउन के पीछे लेके जाना है। और इस बॉय से पहले जो भी नाउन होगा, कभी भी यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज, जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में, क्या करेंगे, जो नाउन होगा उससे तो पहले हमेशा दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दा। और इस इंटेलिजेंट को बस पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ये इंटेलिजेंट पीछे चले जाएगा तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई लाइक लगा दिया, उसके बाद एन तो नहीं रहेगा, उसके बाद लगाएंगे दा, आई लाइक द बॉय। उसके बाद लगाए हु, क्यों ये पर्सन है तो हु लगाएंगे, हु, और फिर लगा दिया मैंने क्या, इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ आ गया क्या बनाया, मैंने बनाया आई लाइक द बॉय हु इंटेलिजेंट। अब देखिए ये हु क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे जो, और इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव। जब भी सेंटेंस के बीच में कहीं सब्जेक्ट और इधर एडजेक्टिव दिखे तो उसके बीच में क्या आएगी, एक बी फॉर्म आएगी। बी फॉर्म आएगी तो लाइक है, लाइक का मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगा। आई लाइक द बॉय हु इज इंटेलिजेंट। चलो एक और सेंटेंस समझते हैं, ये था सेंटेंस नंबर 1। एक और समझते हैं, आई विजिटेड, ये मैंने पास्ट टेंस का ले लिया, ये प्रेजेंट का एक पास्ट का ले लेते हैं। आई विजिटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल, मैंने एक बहुत सुंदर टेम्पल की क्या की, विजिट किया। अब क्या हुआ, अब ये देखिए यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल क्या, एक एडजेक्टिव है, और ये टेम्पल क्या है, ये एक नाउन है। तो मैंने क्या कहा था, इसे तो पीछे लेके जाना है एडजेक्टिव को, इस नाउन से पहले दा लगाना है। तो क्या बनाएंगे इस सेंटेंस को, आई विजिटेड द टेम्पल, आई विजिटेड द टेम्पल। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था कि हु या हुम तो किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे और विच यूज करेंगे अदर देन पर्सन। तो ये पर्सन तो है नहीं तो विच यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, विच आई विजिटेड द टेम्पल विच, उसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल,
ठीक है, लिख दिया ब्यूटीफुल। अब ये देखिए यहाँ पे भी जो ये विच है एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, पीछे क्या लिखा है, एक एडजेक्टिव लिखा है। जब कभी एक सब्जेक्ट हो और एक एडजेक्टिव हो उसके बाद में बी फॉर्म आएगी, और यहाँ पे हमने विजिटेड यूज किया है, मतलब पास्ट टेंस यूज किया है, तो क्या आएगा, विच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये था इसका रूल नंबर 1, जिसमें हमको क्या करना है, कभी भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी कोई एडजेक्टिव मिलता है तो उसको एडजेक्टिव को उस नाउन से पीछे लेके जाना है और नाउन से पहले दा लगाना है। ये था रूल नंबर 1 इसका। जब हम एडजेक्टिव क्लोज के थ्रू, एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कभी भी मान लो किसी भी वर्ब के बाद तो दिस आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब के बाद तो दिस आ जाए, और इसके बाद दिस के बाद नाउन आ जाए। कभी भी सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, वर्ब के बाद तो आएगा दिस और दिस के बाद क्या आएगा, नाउन। एग्जाम्पल समझते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, दिस मैन, मतलब मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैंने सिंपल सा लिख दिया, आई नो, मैं जानता हूँ दिस मैन, इस आदमी को। तो कैसे बनाना है इसको भी ऐसे ही बनाना है। ये क्या है, दिस, ये क्या है, मैन। तो हम, ये तो एक नाउन है भाई, मैन तो एक नाउन है, तो मैन से पहले तो हमें तो दा लगाना है, जैसे बताया नाउन से पहले। अब ये क्या होगा, ये हमको एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, दिस, क्या लगाया, दिस। अब ये देखिए नो है, नो का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज यूज करेंगे बी फॉर्म में, तो दिस इज द मैन। और जब हम मैन की बात कर रहे हैं तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, हु या हुम, तो हु लगा दिया, दिस इज द मैन हु। अब ये देखिए, दिस इज द मैन हु आई नो, मैंने सेंटेंस लिखा, दिस इज द मैन हु आई नो। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको यहाँ पे ये एरो करके एक चीज बताई है, क्या ध्यान देने वाली। मैंने क्यों लिखा ये सेंटेंस, इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ आए कि मैंने ये यहाँ पे ये उसके बाद वर्ब आएगी क्यों लिखा है। मैंने क्या बताया था, कभी भी हु के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, हु के बाद आएगी वर्ब। तो और हुम होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा, समझ आया। अब यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है, आई तो सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, तो यहाँ हु थोड़े यूज, हु ना यूज करके हम यहाँ यूज क्या करेंगे, हु। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, कभी भी एरर बेस आएंगे तो ऐसा आएगा, दिस इज द मैन हु आई नो। तो आपको ये देखना है, हु है तो हु के बाद वर्ब आएगी, ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हुम। ठीक है, तो जब भी एडजेक्टिव क्लोज से रिलेटेड आपके एग्जाम में मतलब सेंटेंस आते हैं तो आपको मोस्टली जो देखने को मिलेंगे, तो आपको ये 2 ही रूल के बेस पे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, या तो दिस से रिलेटेड आएंगे, या आपको किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 3, मतलब एडवर्ब क्लोज के थ्रू, एडवर्ब क्लोज को यूज करके हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लोज मतलब बाय यूजिंग एडवर्ब क्लोज, यहाँ लिख दिया मैंने एडवर्ब, ये आ गया लास्ट। मतलब अब ये रह गया सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने का लास्ट तरीका बचा है, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लोज। अब इसके रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान लो कहीं सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में आपको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। मतलब क्या दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है किसी भी सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो जब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम हमेशा
सो दैट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सो दैट कंजंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, फिक्स वाली, जैसे मैंने बताई थी कि इसमें सब्जेक्ट प्लस मे या माइट का प्रयोग होगा, मे या माइट का। ठीक है, क्या होगा? मे या माइट का। जब कभी भी हम सिंपल सेंटेंस में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इसको चेंज करेंगे तो उसमें हम सो दैट यूज़ करेंगे और साथ में मे या माइट का प्रयोग करेंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा ही ईट्स, वह खाता है, टू लिव, जीवित रहने के लिए। सिंपल सा सेंटेंस लिखा, वह जीवित रहने के लिए खाता है। तो देखो यहाँ पे टू आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सिंपल सा है। मैंने बताया ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जब कभी भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो हमें सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करना है। तो कैसे करना है? ही ईट्स, वह खाता है, सो दैट, ताकि, मतलब वह खाता है ताकि ही में लीव, ताकि वह क्या रह सके? जीवित रह सके। समझ आया? तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कह रहा है कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वहाँ पे आपको सिर्फ सो दैट यूज़ करना है और उसके साथ मे या माइट का यूज़ करना है, मे या माइट का प्रयोग करना है। ये कहता है इसका रूल नंबर 1। अब चलते हैं इसके रूल नंबर 2 की तरफ को। अभी ये क्या चल रहा है? बाय यूजिंग एडवर्ब क्लोज। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। कहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज चल रहा है, किसके थ्रू, और कहाँ पे नाउन क्लोज और कहाँ एडवर्ब क्लोज। तो अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 2 की। मान लो इधर तो लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस और उसको हमको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मान लो किसी भी सिंपल टेंस में आपको तो दिखे, TOO, ठीक है, और इसके साथ आपको टू आता है, पढ़ा होगा आपने। ये इम्पोर्टेंट रूल है काफ़ी, ये आपके उसमें काफ़ी देखने को मिलेगा कि आपको एक तो दे देगा TOO और टू दे देगा। अब कहेगा कि इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। तो जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो हम कंजंक्शन कौन सी यूज़ करेंगे? दैट। कौन सी यूज़ करेंगे? दैट। दैट किसकी जगह यूज़ करेंगे? टू की जगह, और इस टो की जगह यूज़ करेंगे सो। समझ आ गया? मतलब जो ये दैट यूज़ करेंगे वो तो करेंगे इस टू की जगह और टो की जगह यूज़ करेंगे सो। और साथ में एक चीज़ और फिक्स रहती है इसमें। क्या रहती है? इसमें सब्जेक्ट के साथ या तो कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा। कैन नॉट कब आएगा? जब सेंटेंस किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। और कुड नॉट तब आएगा जब वो पास्ट टेंस में हो। ठीक है, समझ आया रूल? रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि कभी भी किसी सेंटेंस के उसमें आपको एक या तो टू दिखे, टो या टू, तो उसमें इसकी जगह तो सो लगाना है, इसकी जगह दैट लगाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, मैंने कहा ही इज़ तो वीक, वह इतना कमज़ोर है कि टू वॉक, चल नहीं सकता। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब इसमें ये देखिए दे दिया, मैंने क्या बताया था? इस फॉर्म में आएगा। तो क्या करना है? ही इज़। अब इस तो की जगह तो सो यूज कर लेंगे। सो बताया ना, ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक दैट। उसके बाद कैन नॉट आएगा तो सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ही कैन नॉट वॉक, ये बन गया सेंटेंस आपका। ठीक है, कैसे चेंज हुआ समझ आया? कि ही इज इस टो की जगह सो और इस टू की जगह दैट, और बाद में कैन नॉट यूज कर लिया। तो ये था आपका रूल नंबर 2, जिसके जो कह रहा है कि आपके सिंपल सेंटेंस में क्या दिया रहेगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3।
रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, मान लो किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे दी और प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे दी। मतलब कहीं पे भी प्रीपोजिशन आ जाती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में एज सून एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एज सून एज लगाएंगे। और आपकी सहायता के लिए बता दूं कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बना दिया। क्या, कभी भी प्रीपोजिशन दिखी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखी तो आपको एज सून एज लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ऑन विनिंग द रेस, मतलब रेस जीतने पर ही स्टार्टेड जंपिंग, मतलब जैसे ही वो रेस जीता उसने उछलना शुरू कर दिया, मतलब कूदना शुरू कर दिया। अब देखिए ये ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, विनिंग क्या है, आईएनजी लग गया, वर्ब की विन मतलब जीतना क्या होता है, वर्ब होती है, उसमें आईएनजी आ गया, तो हमको एज सून एज यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने एज सून एज यूज किया, एज सून एज, जैसे ही भाई मैंने बताया ना एज सून एज आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, तो एज सून एज ही, फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वन, तो क्या आ गया, एज सून एज ही वन द रेस, जैसे ही वो रेस क्या हुआ, जीता, तो ही स्टार्टेड जंपिंग। तो ये था आपका रूल नंबर थर्ड, जिसमें कह रहा है कि जैसे ही वो जीता, रेस जीता, तो उसने कूदना स्टार्ट कर दिया। कभी भी आपको प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगी तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑन प्रीपोजिशन है, एज सून एज यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट यूज करना है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, ये था रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ को। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये चल रहा है एडवर्ब क्लोज की हेल्प से सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो रूल नंबर 4 कहता है कभी भी आपको सिंपल सेंटेंस में आपको owing to, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब ड्यू टू कारण के लिए यूज हो रहा है, तो ये वर्ड आपको यदि कहीं पे भी दिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय आपको यूज करना है बिकॉज। क्या यूज करना है, बिकॉज। कभी भी आपको ओइंग टू, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ यदि आपको कोई वर्ड दिख रहा है सेंटेंस के अंदर तो आपको वहां क्या यूज करना है, बिकॉज। एग्जाम्पल देखते हैं, ओइंग टू इलनेस, मतलब इल का मतलब बीमारी, बीमारी की वजह से राम वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब बिकॉज की फॉर्म में मैं एक चीज बताऊं, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो क्योंकि कब आएगा, जब कोई रीजन होगा। भाई राम वॉज एब्सेंट, राम एब्सेंट था, किस वजह से, उसका कुछ रीजन रहा होगा। तो रीजन क्या है, उसकी बीमारी। तो ये क्या है, ये है बीमारी, इसका एक रीजन है, बीमारी उसका रीजन है। तो हमेशा जब भी आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करेंगे, मतलब चेंज करेंगे और साथ में बिकॉज यूज कर रहे हो, तो आपको हमेशा जो रीजन है वो तो लिखना है बाद में और जो कार्य हो रहा है उसको लिखना है पहले। तो मैंने लिखा राम वॉज एब्सेंट, मतलब राम एब्सेंट था, ठीक है। राम वॉज एब्सेंट बिकॉज, क्योंकि ही, वह क्या था, बीमार था। तो ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था।
तो ये कहता है आपका रूल नंबर 4, कभी भी आपको ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ कोई सा भी वर्ड दिखे, यहाँ पे ओइंग टू की जगह ड्यू टू भी यूज कर सकते थे। तो ओइंग टू इलनेस राम वॉज एब्सेंट, हमेशा जब भी बिकॉज यूज करेंगे तो इसका मतलब है आपको वो उसमें कोई रीज़न दिया रहेगा, और हमेशा जो रीज़न है वो आपको बाद में यूज करना है। ठीक है, ये था रूल नंबर 4। अब चलते हैं इसके रूल नंबर 5 की तरफ, और लास्ट रूल है ये आपका, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना बाय यूजिंग एडवर्ब क्लोज। ये है रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, मान लो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ये दे दी, मतलब के बावजूद होता है। किसी भी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट यदि हमको दे रहा है, और जब हम इसका कॉम्प्लेक्स चेंज करेंगे तो उसमें हम या तो दो यूज करेंगे या ऑल दो यूज करेंगे। यद्यपि होता है दो या ऑल दो, तो दो या ऑल दो हम इस वहां पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज richness, in spite of his richness he is miser। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस, मतलब अमीर होने के बावजूद भी वह कंजूस है, मतलब उसके पास पैसा है, धन है, और वो फिर भी कंजूस है। तो इसमें क्या आ गया, इन स्पाइट ऑफ आ गया। तो इन स्पाइट ऑफ आ गया तो उसकी जगह हमको क्या यूज करना है, दो यूज करना है। अब ये देखिए, दो यद्यपि, दो ही इज, मैंने इज यूज किया। इज यूज क्यों किया कि यहां पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, कोमा ही इज माइजर, फिर भी वो क्या है, कंजूस है। ठीक है, समझ आया। तो ये था आपका रूल नंबर 5, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि आपको इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट इसमें से कोई सा भी वर्ड आपको दिखता है तो आपको चेंज करते वक्त आपको या तो दो यूज करना है या ऑल दो यूज करना है। और कैसे, इन स्पाइट ऑफ को हटा के ये हमको, मैंने यहाँ पे दो यूज कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मैंने कल पढ़ाया था क्या, सिंपल टू कंपाउंड, आज पढ़ा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब लास्ट बचा है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका जो ये सेशन है ये ख़त्म होगा। तो अब पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो ये था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो आज हमने पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारा कौन सा आता है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स को कैसे चेंज करेंगे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी और उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगी बीच में। कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगी और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ, डायरेक्ट इसके रूल्स करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, मान लो किसी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, ये इधर मैंने लिखा कंपाउंड और यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स, मतलब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर, मतलब कंपाउंड सेंटेंस रहेगा तो मैंने आपको इसकी याद करने की वो बताई थी, फैन बॉयज़ बताई थी ना, इसकी कंजंक्शन की ट्रिक। तो फैन बॉयज़ में तो यदि मान लो कोई सी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलती है, मान लो उसमें से या तो बट मिल गया, यट मिल गया या स्टिल, इसमें से कोई सा, एस से यहाँ 100 बनता है, एक और होती है इसमें स्टिल। ये मैंने 7 जो बताई थी आपको, मेन बताई थी जो सबसे ज़्यादा आती है। तो लेकिन यदि कभी आपको कंपाउंड सेंटेंस में इसमें से कोई सी भी मिल जाती है, बट यट स्टिल, तो उस केस में आपको या तो दो यूज़ करना है या ऑल दो यूज़ करना है। ठीक है, क्या यूज़ करना है, या तो दो यूज़ करना है या ऑल दो यूज़ करना है।
एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके डायरेक्ट। एग्जाम्पल लिखा पहला एग्जाम्पल कहा ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट लेकिन क्या हो गया, फेल्ड। मतलब उसने मेहनत तो की लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें क्या आया है, बट आया है, तो बट आया है तो दो यूज करेंगे, दो, यद्यपि ही वर्कड हार्ड, मतलब यद्यपि उसने मेहनत तो की, कोमा ही फेल्ड, वह फेल हो गया। और मैंने जब कंजंक्शन का पहला रूल्स की स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहला ही रूल बताया था, कभी भी सेंटेंस के शुरू में यदि स्टार्टिंग, इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट विद एन कंजंक्शन, यदि एक कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर बीच में कभी भी दूसरी कंजंक्शन यूज ना होकर सिर्फ कोमा यूज करते हैं। तो दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कभी भी यहाँ पे यट यूज कर लेते हैं तब भी क्या होता है, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट कहता है कभी भी आपको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बट, यट या स्टिल दिखे तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ यूज़ करना है आपको दो या ऑल दो। ठीक है, समझ आया। ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, मान लो आपको कहीं पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलता है और प्लस एंड मिलती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या मिलती है, एंड। तो उस केस में हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हुए हम यूज़ करेंगे इफ़। क्या यूज़ करेंगे, इफ़। एग्जाम्पल देखते हैं, रन फास्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस पता होने चाहिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो रन फास्ट मतलब तेज दौड़ो, एंड यू विल कैच द ट्रेन, मतलब तेज दौड़ोगे तो क्या होगा, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या गया, पहली चीज तो इसमें एंड आया है, क्या आया है, एंड। और एंड के साथ इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, रन से। समझ आया। सबसे पहले क्या है, रन फास्ट। रन का मतलब वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो यू विल कैच द ट्रेन, यू विल कैच द ट्रेन, मतलब तुम ट्रेन पकड़ लोगे। तो ये था आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ यदि आपको एंड दिखे तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इफ। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि मान लो आपको सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखा और इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ और या अदरवाइज या एल्स, इसमें से कोई सा एक वर्ड मिल गया। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसके साथ पहले तो एंड था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, और अदरवाइज एल्स आ गया, तो उसकी जगह हम फिर अनलेस यूज करेंगे। याद होगा अनलेस और अनटिल। अनटिल क्या होता है, समय के लिए होता है, और अनलेस हमेशा शर्त के लिए होता है। और अदरवाइज क्या होता है, अन्यथा। अन्यथा एक कंडीशन ही तो है। तो जब किसी शर्त मतलब कंडीशन की बात करी जाएगी तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, और या अदरवाइज अन्यथा मतलब मेहनत करो, अन्यथा यू विल नॉट पास, मतलब मेहनत करो अन्यथा तुम पास नहीं होगे। कंडीशन दे दी। इसमें पहले तो क्या है, वर्क हार्ड आया, वर्क स्टार्टिंग में आ गया, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, और साथ में और या अदरवाइज दे दिया। तो हम क्या यूज करेंगे,
अनलेस, तो क्या यूज किया, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस जब तक तुम क्या नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे, कोमा यू विल नॉट पास। तो ये था आपका रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है, मान लो आपको कहीं पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस मिले प्लस उसके साथ और अदरवाइज या एल्स मिले, तीनों का मीनिंग एक होता है, अन्यथा ये मिले तो आपको हमेशा उसकी जगह क्या यूज करना है, अनलेस। तो ये था आपका रूल नंबर थर्ड। अब चलते हैं इसके रूल नंबर फोर्थ की तरफ को। इसका रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, रूल नंबर फोर्थ कहता है, मान लो किसी सेंटेंस के उस बीच में सो या फोर या देयरफॉर मिल जाए, सो या फोर या देयरफॉर मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो उसका कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमको बिकॉज यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, बिकॉज। और मैंने एक चीज़ बताई है, कभी भी बिकॉज यूज़ होगा तो इसका मतलब वो किसके लिए होगा, रीज़न दिया रहेगा उसमें। जब कोई रीज़न दिया रहेगा तभी तो रीज़न को हमेशा कहाँ लेके जाना है, बाद में लेके जाना है। एग्जाम्पल पढ़ दे, ही स्टोल ए पेन, मतलब उसने एक क्या किया, मतलब एक पेन चुराया। सो द टीचर पनिश्ड हिम, मतलब क्या लिखा मैंने, एक लड़के ने पेन चुराया इसलिए उसे पनिश किया गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सो आ गया, सो जब आ गया तो हमको बिकॉज यूज करना है, मतलब द टीचर पनिश्ड हिम, मतलब टीचर ने उसको पनिश किया, क्यों, कारण क्या रहा, क्योंकि उसने एक पेन चुराया। तो ये रीज़न है, तो इसका मतलब इस रीज़न को पीछे लेके जाना है। तो पीछे लेके जाएंगे तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, द टीचर पनिश्ड हिम बिकॉज, क्योंकि ही स्टोल ए पेन। ये है आपका रूल नंबर फोर्थ। ठीक है, समझ आया। रूल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। अब एक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आपने देखा भी होगा, बीटीसी 2017 में एक क्वेश्चन आया था आपसे इसी से रिलेटेड। मैं वो आपको दिखा देता हूँ क्या सेंटेंस था और उसको कैसे सोल्व करना है। उसमें दिया हुआ था सेंटेंस में, ही वॉज लेजी, मतलब वह सुस्त था, देयरफॉर ही फेल्ड। ये आपके बीटीसी के 2017 में आया था फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम में। उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था कि ही वॉज लेजी, वह सुस्त था इसलिए वो फेल हो गया। अब आ गया इसमें क्या दे दिया, देयरफॉर दे दिया। ध्यान देना, ये कब आया, ये आया बीटीसी 2017 फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में ये सेंटेंस आया था, ही वॉज लेजी देयरफॉर ही फेल्ड। अब ये देखिए वह फेल हो गया, किस वजह से, क्या कारण रहा, वो सुस्त था, तो देयरफॉर आया है आपके ये एग्जाम में आया है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में। तो कैसे बनाएंगे, ही फेल्ड, मतलब वह फेल्ड हो गया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज लेजी, वह क्या था, सुस्त था। तो इसी टाइप के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे, सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सेंटेंस आपके 2017 के एग्जाम में आया हुआ था। तो ये था रूल नंबर फोर्थ, जिसमें हम क्या बताया कि सो फोर या देयरफॉर यदि आपको दिया होगा तो आपको क्या चेंज करना है, उसको बिकॉज में चेंज करना है। अब चलते हैं सिर्फ लास्ट रूल की तरफ। लास्ट रूल क्या कहता है इसका, ये था रूल नंबर फोर्थ। अब चलते हैं रूल नंबर 5। मान लो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको कभी एंड मिले, कंजंक्शन मतलब जो क्या है, दो क्लोज आपको एंड से जुड़ी हो, तो वहाँ आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हुए या तो हम व्हेन यूज कर सकते हैं या एज सून
एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, उसने कहा द सन सेट, मतलब जो सूर्य है वो छिप गया, एंड और आई टुक डिनर, मतलब सूरज के छिपते ही मैंने डिनर कर लिया। ये था एक सिंपल सेंटेंस। तो इसमें एंड आ गया, एंड आ गया तो अब क्या करेंगे, व्हेन, जब, द सनसेट, व्हेन द सन सेट, जब सूरज छिपा, कोमा, आई टुक डिनर, तो मैंने डिनर कर लिया। ठीक है, अब ये जब वही वाली बात, सबसे पहले जब यदि आपको वैन, यदि कोई कंजंक्शन आपको स्टार्टिंग में मिली तो दूसरी कंजंक्शन तो यूज होगी नहीं, तो सिर्फ कोमा यूज होगा। तो ये थे आपके रूल थे 5, जिसके थ्रू आप कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स चेंज कर सकते, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते। ठीक है, तो आपको ये तीनों कवर हो गए, सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो ये थे कुछ रूल्स आपको जो याद रखने हैं, जिनके थ्रू आपको किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो सिंपल हो, उसको कंपाउंड में चेंज करना हो, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। तो ये बेसिक रूल्स आपको याद रखने, इसके थ्रू आप 100 के 100% आप किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो आज का हम जो सेशन है यही ख़त्म करेंगे। इसी के साथ मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अब ग्रामेटिकल पोर्शन आपका मोस्टली कंप्लीट हो गया है, तो आप सभी के एग्जांपल्स करिए, सभी के प्रैक्टिस सेशन कीजिए, सेंटेंसेस देखिए। हम जल्द से जल्द परसों, कल 1-2 दिन के अंदर ही हम आपको एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट जितना भी आप अभी तक आपको जितने भी टॉपिक्स कराए हैं ग्रामर के, उनकी सभी की क्या मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं सेंटेंसेस वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का सेशन है ये अच्छा लगा होगा। तो देखिए, वीडियो देखिए, और जैसे भी हो हमको कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।